तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़िक्रा कमल एज़ यू ऑल नो। तो आज जो है हम अपना पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होता है और किस तरह से कंपोज्ड होता है न्यूक्लिक एसिड, और इसके दो टाइप्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो हमने उसको अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उसका मेंशन कर दूंगी, आप लोग उसको पहले देख लें ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ में आए। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी बेसिकली डिस्कस करने से पहले डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों तकरीबन उनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैंड्स का उसमें फ़र्क होता है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो उनका बेस होता है वो सेम होता है। उनके बेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन फिर मैं फर्दर उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आप इस फिगर को देखें और से, तो ये फिगर जो है एक डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड की है। इसमें क्या है कि ये बेस है, ठीक है, एडेनाइन, और ये जो है वो शुगर मॉलिक्यूल है। जो अगर ये डीएनए में है तो डायोक्सी राइबोज शुगर होगी, और अगर आरएनए में है तो ये राइबोज शुगर होगी। और यहाँ पर है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल है ये जो है वो लिंक्ड करती है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से, और उसके बाद वो फॉस्फेट जो है फिर से शुगर से लिंक करता है, और फिर ये शुगर फॉस्फेट से, यानी कि फॉस्फेट और शुगर आपस में 3 to 5 लिंकेज करते हैं, और इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो यहाँ पर जो शुगर होगी वो डायोक्सी राइबोज शुगर होगी, और अगर आरएनए में है तो ये सिर्फ राइबोज शुगर होगी। एक ये डिफरेंस होगा आरएनए और डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो है वो थायमीन प्रेजेंट होगा, जबकि आरएनए के अंदर थायमीन की जगह क्या होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, उसमें थायमीन प्रेजेंट नहीं होता। अब ये एक सिंगल स्ट्रैंड होगी, तो आरएनए में जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड होती है लेकिन डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है, तो उस पर हम बाद में जाएंगे। तो जैसे कि जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का, स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड्स का, इसके 3 स्टेजेस होते हैं आपके लिए। एक प्राइमरी स्टेज होता है, या फिर आप कह लें कि प्राइमरी डीएनए होता है। उसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जाम्पल है वो आरएनए है, क्योंकि उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, इसलिए आरएनए को प्राइमरी स्ट्रक्चर की न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें आरएनए की एग्जांपल दी जाती है, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसके अलावा या फिर हम जो है वो सिंपली जो चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की कंपोज हुई हुई, उसको भी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए की एग्जांपल आ जाती है, क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। अब हमने देखना है कि डबल स्ट्रैंड्स जो होते हैं उसमें बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करती हैं। यहाँ पर जो सिंपल चेन के अंदर जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है, जो 2 स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं, तो बेसिस एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्ट्रैंड है 3 to 5, तो यहाँ पर दूसरी स्ट्रैंड होगी जो 5 to 3 होगी, ठीक है। इस तरह से स्ट्रैंड्स होती हैं, 5 एंड होगा, 3 एंड, जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसका 5 एंड और 3 एंड, यानी कि एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं। जैसे कि एडिनाइन है, यहाँ पर डीएनए के अंदर क्या होता है, एडिनाइन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एडिनाइन हमेशा थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर दूसरे यहाँ पर ग्वाइनिन अगर लिखा है तो ग्वाइनिन जो है वो साइटोसिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा।
तो गायनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो इस तरह से फिर डीएनए की फॉर्मेशन होती है। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्म होता है। अगर हम इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आरएनए बना प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर डीएनए बना, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमा मीन्स होता है कलरफुल या फिर कलर, ठीक है, कलरफुल। सोमा मीन्स होता है बॉडी या बॉडीज, तो ये कलरफुल बॉडीज होती हैं, ठीक है, कलरफुल बॉडीज होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, मैं लिख देती हूँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखें, वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो था हम उसे आरएनए कहते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हुआ, फिर से हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। डीएनए कैसे कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, जैसे कि हमें पता है कि डीएनए जो है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, और जो डीएनए है उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तकरीबन 1 to 2 मीटर। तो डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, बिल्कुल फोल्डिंग होकर उसकी, और बिल्कुल जो है कोलाइड होकर क्रोमोसोम्स के अंदर बन जाता है, और ताकि इजीली जो है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर आ सके। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम के 23 पेयर्स हैं, ठीक है। इन 23 पेयर्स के अंदर क्रोमोसोम्स के जो हैं वो 3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स होते हैं, तकरीबन 3 बिलियन। 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। तो अब ये किस तरह से कन्वर्ट होता है डीएनए क्रोमोसोम्स में, किसकी हेल्प से होता है, वो हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, डीएनए जो है वो कोलाइड होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब तकरीबन 5 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए को क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी होती हैं 5 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन्स, H1, ठीक है, another one is H2A, H2B, ठीक है, H3 और H4, ठीक है। ये 5 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए को कन्वर्ट करने में क्रोमोसोम्स में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये 5 जो है वो मेन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डीएनए की फॉर्मेशन में, या डीएनए को जब हम क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये 5 हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब डीएनए कन्वर्ट होना शुरू होता है तो डीएनए की जो फर्स्ट स्टेज होती है, क्रोमोसोम जब बनता है तो फर्स्ट स्टेज के अंदर डीएनए कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। डीएनए जो जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा होता है तो फर्स्ट स्टेज पर जो है वो
क्या बनता है, पहले न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम नहीं होता, लेकिन ये एक सेगमेंट होता है क्रोमोसोम का। तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तकरीबन जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इसमें से 4 टाइप के जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4, इन सब के 2-2 सब यूनिट मिलकर यानी कि तकरीबन 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं, wrapped अराउंड द 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, यानी कि 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स को जब हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो कोलाइड करती हैं या उसके साथ जो है वो रैप्ट करती हैं, तो फिर वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसके बाद आगे जो है फर्दर कोलाइड होता है डीएनए और फिर जो है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जो है बहुत सारे डीएनए के न्यूक्लियोसोम्स बन जाते हैं। उसके बाद सब न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन उन सबको जो है वो कोलाइड करता है या और हेलिकल शेप दे देता है, जिसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। ठीक है, सारे डीएनए से क्या हुआ, 8 हिस्टोन प्रोटीन मिली, न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ H1 हिस्टोन प्रोटीन और सोलिनॉइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सोलिनॉइड तकरीबन 30 नैनोमीटर का होता है और न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, इस तरह से फिर जो है वो कुछ और जो है वो इंक्रीज होती है और ज़्यादा पैक्ट होते हैं और क्वाइलेशन और भी ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो है वो लोब शेप बनता है। फिर एंड में जो है वो क्रोमाटिन बनता है, सॉरी क्रोमाटाइड्स की फॉर्मेशन होती है। 2 क्रोमाटाइड्स की फॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद एंड रिजल्ट के अंदर जो है वो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम बन जाता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट करके बता दिया है। क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इन द एंड जो है वो क्रोमोसोम बन जाता है और हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड हो जाता है पेयर्स के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। तकरीबन 22 पेयर्स जो हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, और एक पेयर जो है वो चेंज होता है मेल और फीमेल के अंदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो किस तरह से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है हमने सब इसमें देखा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।